गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं पहली बार गुरु जी के इस जूम के ऊपर सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुरु जी के पास जाने से पहले हम एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, वो हमारे जीवन में थे और 2003 में उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया था। उसके बाद हम कई महापुरुषों के पास गए, कई गुरु के पास गए, हम जाते थे पर हमारा कनेक्ट नहीं हो पाता था। फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझको बोला कि मेरे गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में, तो तुम आओ और मैं आपको वहां पर लेके चलती हूँ। तो हम वहां पर पहुंचे। जैसे ही हम बाहर एम्पायर स्टेट के पहुंचे तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ऐसे साधु वाले कपड़े नहीं पहनते और गुरुजी अपने अटायर में रहते हैं और आपको 4 लोगों में लंगर मिलेगा और वो लंगर आप प्रेम से खाना। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बस वही थोड़ा सा बताया और हम आगे चले गए। संगत जी, जैसे ही मैंने जाके अपने गुरुजी को जैसे ही नमस्कार करा, जैसे ही उनके पांव छुए, मुझे उनके अंदर मेरे स्वामी जी, जिनको मैं पहले से जानती थी, उनके मेरे को उनमें दर्शन हुए। और वो महापुरुष भी मुझे अक्सर ये कहा करते थे कि जो संत या जो महापुरुष आपको एक जगह बैठ के दूसरी जगह के दर्शन करा दे, आप उसको संपूर्ण शिव ही समझना। वो शिव ही होते हैं जो ये सब कुछ कर सकते हैं। मैंने जैसे ही उनके दर्शन करे, आंखें बंद करी और गुरुजी को देखा, मैं वहीं पे उनके साथ कनेक्ट हो गई, उसी पल उनको समर्पित हो गई। मेरा वो सारा फेथ, मैंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा। हमने वहां पर लंगर करा और मन में ये आस थी कि कोई गुरुजी की मेरे को छोटी सी फोटो मिल जाए। और मैं जब जाने लगी तो वहां पे जो सेवादार अंकल थे, मैंने कहा अंकल, गुरुजी की एक फोटो मिल जाएगी? तो कहते हैं आंटी ऐसा थोड़ी, गुरुजी की फोटो मिलती है। मैंने कहा अच्छा। मैं गई, मैं बाहर गई, मैंने हाथ, पहले ऐसे होता था बाहर जाके आप हाथ धोते थे, हाथ धो के वापस आते थे, फिर आप गुरुजी से आज्ञा लेते थे। तो जैसे ही मैं गुरुजी की आज्ञा लेके वापस जाने लगी तो वही अंकल मुझे कहते हैं आंटी हाथ करो। मैंने ऐसे हाथ करे और गुरुजी की स्वरूप उन्होंने मेरे हाथ में दे दिया। मेरे को पहले ही दिन गुरुजी का स्वरूप प्रसाद में मिल गया और मैं बहुत प्रसन्न गई। और जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे, मेरी सिस्टर थी, कजन। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अरे मेरे को तो ना गुरुजी में स्वामी जी के दर्शन हुए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझको भी हुए। तो हमने कहा अब हम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। तो उसके बाद जब शायद सेकंड या थर्ड बार जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए गई तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि आंटी हर वीरवार दे वीरवार आया कर। तो दैट इज हाउ हम गुरुजी के साथ जुड़े। गुरुजी के साथ हम फिर हर वीरवार को एम्पायर स्टेट जाया करते थे। और हमने फिर एक बिजनेस करा था, एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया था हिमाचल प्रदेश के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा अपने आप में एक प्लांट था वो। टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले हमारे को पार्टनर थे, टेक्निकल पार्टनर्स थे। तो 2007 के अंदर गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। और 2008 में मेरी बेटी की शादी फिक्स थी 21 नवंबर की। और उससे पहले जो बिजनेस में हमें लॉसेस होने शुरू हो गए थे। फैक्ट्री चल तो रही थी लेकिन हमको ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, स्टॉक इकट्ठा होता जा रहा था। तो मैं इसमें किसी का कोई नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उस समय हम द्वारका में रहते थे और वहां पर एक अंकल थे, वो बोलते थे मेरे पास मैसेज आते हैं, और गुरुजी के उनके पास मैसेज आते थे। और उस समय वो 2008 के अंदर सब लोगों ने गुरुजी हमारी जिंदगी से गए थे, तो वो एक वैक्यूम बहुत बड़ा था। हम वहां गए और उन्होंने बोला कि आंटी आपके लिए ना गुरुजी का मैसेज है कि आपने 40 दिन लगातार यहाँ पे आके मत्था टेकना है। और गुरुजी का आपके लिए यही मैसेज है कि वो कहते हैं कि कुड़ी दी चिंता ना कर, कुड़ी दा ब्याह तो मैं करना, उन्हें नहीं करना, कुड़ी दा ब्याह मैं करना। तो हमने वहां जाना शुरू कर दिया। 40 दिन मैंने माथा टेका। कहते नहीं आंटी, अब गुरुजी कह रहे हैं आपको दिवाली तक आना है, दिवाली तक यहाँ पे लगातार डेली, चाहे कोई हो यहाँ पे नहीं हो, आपने यहाँ। उन्होंने भी अखंड जोत जलाई थी यहाँ पे, जोत के दर्शन करने मैं जाती थी। और तब ऐसा था कि मैं और मेरी बेटी दिल्ली में रहते थे, मेरी बेटा फैक्ट्री पे रहता था, मेरे हस्बैंड इंदौर में रहते थे। और जब मेरे हस्बैंड वहां रहते थे तो उनको भी गुरुजी
बेचारे वो परेशान रहते थे कि बेटी की शादी आ रही है, कहीं से ऑर्डर नहीं आ रहा, सारा पैसा स्टक हुआ हुआ है, कैश फ्लो नहीं आ रहा, कैश आएगा तो सामान होंगे। बट जैसे जैसे हमारे पास कुछ कुछ आता रहता था, तो जैसे हम गए, हमने लहंगा फाइनल कर दिया, उनको थोड़ा एडवांस दे के आ गए, और फिर नीतीश कुंज में हमने वेन्यू सिलेक्ट कर लिया, वहां पे एडवांस दे के आ गए। तो ऐसे चलता रहा, और हम इस विश्वास पे चलते रहे कि गुरुजी तो कह रहे हैं कि भाई ब्याह उन्होंने करना तो वही करेंगे, और हमारे पास वो इतना सारा स्टॉक है करोड़ों रुपए का, तो गुरुजी हमें ऑर्डर दिला देंगे, हमारा ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, एंड दिस इज हाउ हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे। खैर वो दिन आते गए, नजदीक आते गए, तो कुछ भी होता नहीं था। बड़ी बड़ी जगह पे, मतलब चीफ मिनिस्टर्स तक जाकर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड की मीटिंग्स होती थी, 1-to-1 अक्रॉस द टेबल, और ऐसा लगता था बस सुबह ऑर्डर आ जाएगा, शाम को ऑर्डर आ जाएगा, पर वो घूमता ही रहता था सब कुछ। प्रैक्टिकली कोई ऑर्डर नहीं आता था, जो आते थे वो छोटे छोटे आते थे बहुत, कहीं से 1 लाख का आ गया, 5 लाख का आ गया, तो वो फैक्ट्री रन भी होती थी उन सब बातों से। चलते चलते चलते, और मैं वो अंकल से रोज पूछना कि अंकल देखो इतने दिन रह गए हैं, आप गुरुजी से पूछो, आप गुरुजी से पूछो। तो उन्होंने मुझे हर समय यही कहना कि गुरुजी कहते हैं, उन्होंने कह दे कुड़ी दा ब्याह तो मैं करना, उन्हें नहीं करना। और हम इस विश्वास पे रहते थे कि गुरुजी कह रहे हैं तो गुरुजी शादी करेंगे बिटिया की। और चलते 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 फिर 1 नवंबर को मेरे हस्बैंड 1 महीने की छुट्टी दिल्ली आ गए, और 2 नवंबर को मैंने सुबह उनको फोन करा, मैंने कहा अंकल, मैंने उनसे फिर ये भी पूछा, मैंने कहा कि आप कह रहे हो अभी हमारे पास प्रैक्टिकली फंड्स नहीं है, और लड़के वाले कह रहे हैं कि भाई हमें पता है कि आपकी पोजीशन थोड़ी डावाडोल है, आप बोलो तो हम बड़ी सिंपल सी मैरिज कर लेते हैं। तो कहते नहीं नहीं गुरुजी ने तो बहुत शानो शौकत से शादी करनी है। तो मैंने उनसे पूछ के कार्ड छपवाए, और फिर उनसे बोला कि क्या मैं कार्ड बांटने शुरू कर दूं, और उन्होंने बोला हाँ बांटने शुरू कर दो, गुरुजी कहते हैं शादी तो मैंने करनी है। और हम समर्पित थे, विश्वास था, सब कुछ था, बट ऐसे तो लगता ही है ना कि जब तक हाथ में कैश नहीं है तो सामान कैसे आएगा ना, कैश के बगैर तो सामान नहीं आएगा। मेरे हस्बैंड भी दिल्ली आ गए, कहते तू बोलती थी, मैंने कहा हाँ यार आपको भी गुरुजी बोलते हैं, अब गुरुजी कोई तो ऑर्डर दिलाएंगे हमें तभी तो शादी होगी, नहीं तो शादी कैसे होगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। फिर 2 तारीख को मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा अंकल आज तो 2 तारीख हो गई, अब तो गिनती के 19 दिन रह गए, तो पर कुछ कहीं से कुछ ऑर्डर तो आ नहीं रहा, मीटिंग्स ही चल रही है पर प्रैक्टिकली कोई ऑर्डर तो आया नहीं है, स्टॉक तो सारा तैयार पड़ा है। तो कहते हैं आंटी बात ऐसी है कि आज दिन तक आपको मैंने जो जो भी वर्ड बोले हैं गुरुजी के बारे में, वो सारे वर्ड टू वर्ड में वापस लेता हूँ, और अभी के बाद आप मुझे कभी दोबारा फोन मत करना। उनकी इस बात से आप समझो कि मेरे को तो ऐसे लगा ना मेरी तो दुनिया हिल गई, मेरी तो जमीन ही हिल गई पूरी। मैं और बेटी हम बहुत रोए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर हिम्मत बांधी, जो मेरी दोस्त गुरुजी के पास लेके गई थी उससे पूछा यार अब क्या करूं, कहते क्या करना, छोड़ सारी दुनिया को, तू जा गुरुजी के मंदिर और वहां जाके अरदास लगा के आ, और देखते हैं क्या करते। गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है, हमें अपने आप संभालेंगे। और मैंने अपनी बेटी को बोला चल बेटा उठ। फिर हमने सोचा कि शायद हम ओवरडू कर रहे हैं, शादी को बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हमने फिर अपने आप एक लिस्ट बनाई कि हम चलो ये भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल कर देते हैं, ये भी कैंसिल कर देते हैं। करते 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 हमने जब वो मिनिमाइज अपनी लिस्ट बनाई मैंने, तो वो 21 लाख की लिस्ट बनी थी, और उस दिन मेरे पर्स में सिर्फ 2000 रुपए थे, और मैं और मेरी बेटी कोई 10-11 बजे होंगे सुबह के। तब ऐसा नहीं होता था कि मंदिर नहीं आ सकते, जा नहीं सकते, ये सब कुछ तब उस समय होता नहीं था, इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी 2008 में। मैं और मेरी बेटी गए, हम समाधि में गई, जाके मैंने वहां लिस्ट रखी, और मैं बहुत रो रही थी। उसी समय वहां पे एक अंकल आए, कहते आंटी क्यों रोंदी है। मैं क्या अंकल कुछ नहीं, बेटी की शादी है, सब कुछ तक हुआ पड़ा है, कैश फ्लो नहीं आ रहा, बहुत चिंता हो रही है कि शादी कैसे होगी। तो कहते क्यों डर रहे हो। उन्होंने मुझे अपना एक सत्संग सुनाया कि उनकी वाइफ किस ऐसे ऐसे दुनिया छोड़ के जा रही थी और बच गई, और कहते कि गुरुजी जब वो कर सकते हैं तो ये तो काम बड़ा छोटा है। मैंने कहा नहीं काम तो बहुत छोटा है, और वो कहते हैं कि शादी उन्होंने करनी है। पर खैर बहुत विश्वास के साथ कि गुरुजी अब तो मैंने अपने सारे ओवर खर्चे कम कर दिए,
हमने सगन और जो चुन्नी का था वो उस फंक्शन को काटा, उसको अपने घर पे ही मतलब टेंट वगैरह लगा के वहां पे उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। लड़के की फादर मदर पेरेंट्स ने मुझको बोला कि हम सिर्फ फैमिली मेंबर्स आएंगे, पहले बहुत हमने फंक्शन कर दिया है, रिंग सेरेमनी बहुत बहुत ह्यूज फॉर्म पे कर दी थी, तो उसके बाद हम शादी करेंगे। बहुत अच्छे गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे समधी मुझको मिले हुए हैं। तो दिस इज हाउ मैं और मेरी बेटी वहां मंदिर में गए और वहां हमने माथा टेका, और फिर हम जब वहां से निकले और घर तक पहुंचे और घर जाके पहुंचे तो वहां से गुरुजी का, जिसको कहना चाहिए ना कि गुरुजी ने सारी कमांड अपने हाथ में ली। और उस दिन हमको कुछ पैसे मतलब वो जैसे जो मैंने लिस्ट बनाई थी कि गुरुजी इस दिन मेरे को इतने पैसे चाहिए होंगे, इस दिन इतने पैसे चाहिए होंगे, इस दिन इतने पैसे चाहिए होंगे, वो चीजें वैसे ही होने लग गई। और फिर 2-3 दिन के बाद शायद 4 या 5 तारीख को मेरे हस्बैंड की एक पेमेंट आनी थी 5 लाख की, वो आई। फिर मैं गई, फिर वो ज्वेलरी का सारा सॉर्ट आउट करा, फिर उसके बाद फिर सब कुछ अटक गया। फिर 16 तारीख को मैंने सत्संग रखा हुआ था, पाठ रखा हुआ था, तो सारे रिलेटिव्स ने आना था और मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी सबने आना, आप देख लो सारा राशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और मैंने आपको बताया था गुरुजी मेरे को 30,000 रुपीज चाहिए, नहीं तो कितनी बेइज्जती होगी। घर देखो, किचन में भंडारा घर सारा खाली पड़ा है, मेरे को सब कुछ चाहिए। एंड वही हुआ कि गुरुजी तो सब काम 11th आवर में करते हैं। तो 15 तारीख को वो 30,000 का सामान रिलीज होता था फैक्ट्री से, और वो पैसे फटाफट दिल्ली में ट्रांसफर होते थे और हम जाते थे भगे भगे और वो काम करके आते थे। तो दैट इज हाउ थिंग्स वर हैपनिंग। तो धीरे धीरे समझ आने लगी कि गुरुजी ने 11th आवर पे सारे काम कराने हैं, तो भाई हिम्मत से रहो और गुरुजी से वो विश्वास में रहो और गुरुजी से चलते गए। 19 तारीख को फिर उसका सगन हुआ। सगन के बाद 19 तारीख थी और 21 तारीख की शादी थी। और जो नीतीश कुंज वाली थी वो मेरी पड़ोसन भी थी और दोस्ती भी थी थोड़ी बहुत। तो उसने मुझे फोन करा कि मधु जी, दोस्ती अपनी जगह, पर आपके कैटरर के ना मैं ट्रक्स वगैरह जो भी उनके टेम्पोज हैं वो मैं इन नहीं करूंगी जब तक आप मेरी फुल एंड फाइनल पेमेंट नहीं करेंगे। लाइकवाइज सब कुछ अटका पड़ा था, लहंगा भी घर पे नहीं आया था, उसके लिए एक वो सूटकेस लेना था। इट वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 5,75,000 रुपीज जो रिमेनिंग थे। बाकी सब कुछ हो गया था, बाकी माइनस कर दो आप लोग 21 लाख में से, बाकी वो सब कुछ हो गया था। और अब 19 तारीख 20 तारीख 20 में 21 तारीख की शादी, 19 तारीख रात हो गई, 12 बज गए, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मेरा बेटा एंड माय सिस्टर, वी 5 वर इन द रूम एंड वी वर सेइंग कि अब क्या होएगा, अब ये तो इतने सारे पैसे हैं, ये कहाँ से आएंगे करके। तो मेरे हस्बैंड, हम तब 6th फ्लोर पे रहा करते थे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरा तो मन कर रहा है मैं छलांग मार देता हूँ, अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो सीधा हुआ शादी है वो तो हो जाएगी, तो हम सब इस बेइज्जती से, इस सब से बच जाएंगे। मैंने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, गुरुजी कुछ ना कुछ करेंगे। एंड आई जस्ट आस्क्ड माय डॉटर कि भाई बेटा, अब लहंगा अगर नहीं भी आया तो बच्चे कोई साड़ी, कुछ और, कुछ अल्टरनेट हम सोच के रखते हैं, कैसे करेंगे ना। तो कहती, फिर बेटा भी कहने लगा कि मम्मा वो तो कल ट्रक ही नहीं जाने देगी, हम वहां नीतीश कुंज पहुंचेंगे जैसे, जब तक ये सब कुछ पैसा नहीं आएगा। तो वो भी था। तो हम सारी रात, मतलब आप सोच सकते हैं कि हम पे वो क्या टाइम बीत रहा होगा कि घर में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और हम लोगों को बता भी नहीं सकते, क्योंकि हम जिसको भी बताएंगे वो कहेंगे तुम इतने पागल हो, तुमने कार्ड बांट दिया, तुमने सब कुछ कर दिया इस विश्वास में कि गुरुजी सब कुछ करेंगे, मतलब आर यू मैड? अगर तुम्हारे पास नहीं था तो तुम सिंपल वैसे कर लेते, तुमने क्यों इतना सब कुछ रचा हुआ है, तुम मंदिर में जाके शादी कर ले। एवरीबडी विल से अस लाइक दैट ना। तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हो रहा है एक्चुअल में। तो खैर हम सब बहुत परेशान, बहुत, और गुरुजी का नाम लेते गए और सो गए। और संगत जी 20 तारीख को सुबह कोई 10:15 या 10:30 के करीब मेरे हस्बैंड को एक फोन आया बॉम्बे से, और उन्होंने बोला सर हमें आपका सामान चाहिए माइक्रोराइजा, और हमें इतने टन ये वाला सामान चाहिए, एंड आप ना, हमको डिलीवरी इसकी बहुत जल्दी चाहिए, तो आप हमें जल्दी इसको भिजवा दीजिए। तो माय हस्बैंड सेड कि आप जितना सामान कह रहे हो मैं वो सारे अभी ट्रक प्लांट पे लगा दूंगा और आपका सारा सामान निकलवा दूंगा,
लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो पेमेंट है उसका एक ड्राफ्ट बना दो, और मैं ताकि वो ड्राफ्ट बैंक को दिखा के थोड़ा पैसा रिलीज करवा सकूं। तो और संगत जी आप हैरान हो गए कि वो जो ऑर्डर था वो हमें पूरे 5,75,000 का वो ऑर्डर मिला था 20 तारीख को 10:30 बजे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि ऐसा क्यों, बॉम्बे की पार्टी ने पूछा कि सर शर्मा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ड्राफ्ट की आपको मैं फोटोकॉपी भेज दूं, व्हाट्सएप कर दूं या व्हाटएवर। तो कहते हैं कि नहीं सर, बात ऐसी है कि कल मेरी बेटी की शादी है और आई एम शॉर्ट ऑफ सम फंड्स एंड दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू लाइक दैट। तो तब हमें नहीं पता था संगत जी। तो उन्होंने बोला कि सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ ये देखो कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी इवनिंग ब्रांच कहाँ पे है। मैं अभी आपके अकाउंट के अंदर आरटीजीएस करता हूँ, आपको 2:30 बजे के बाद आप अपने बैंक में से ये सारा पैसा निकाल लेना। 5,75,000 रुपया मैं आपको आरटीजीएस कर रहा हूँ। एंड संगत जी आप मानेंगे नहीं कि पूरी दिल्ली में अगर इवनिंग ब्रांच पीएनबी की है तो वो सिर्फ द्वारका में सेक्टर 10 में ही है। मैंने अपने कैटरर को, सब लोगों को बैंक में ही बुला दिया कि तुम वहीं पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं सारी पेमेंट करूंगी। मैं मेरे बेटे को लेके, ड्राइवर को लेके हम तीनों घर से निकले। हमने वहां से उसको, मैंने फटाफट पैसे पकड़ाए, मैंने कहा तू भाग बचे जाके उसको दे वेन्यू वाली को और अपना सामान शिफ्ट कर वहां पर। और मैं भागी भागी गई, मैंने लहंगा खरीदा और जो भी मिनिमम, जो भी उसकी लास्ट रिक्वायरमेंट्स की जो भी उसकी लिस्ट थी, वो सामान वगैरह वो सब लेकर मैं 11 बजे घर 20 तारीख को पहुंची थी और 21 तारीख को सुबह मेरी बेटी की शादी थी, मतलब द नेक्स्ट डे वाज द वेडिंग। मैं सब कुछ लेके पहुंची, गुरुजी का धन्यवाद करती जाऊं और ये बोलती जाऊं गुरुजी तुसी बेटियां दा ब्याह क्या अद्दा भी करते हो, तुसी काम मेरा कल कर देंदे, मैं एक दिन एंजॉय कर लेंदी। मैं एंजॉय नहीं किया गुरुजी, ब्याह तो तुसी बहुत टॉप दा किया। खैर उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा था कि जो कैटरर था वो भी बहुत दिल जान से काम कर रहा था। वो गुरुजी की कृपा थी क्योंकि गुरुजी कह रहे थे ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद जब मैं तैयार होके बेटी के साथ जब मैं अपने वेन्यू पे पहुंची, मैं वहां के डेकोरेशन, क्योंकि मैंने उसको मना करा था तू कार्नेशन मत लगाइयो, खर्चों को बिल्कुल कम कर दे। जो एक जयमाला होती थी उस जमाने में, कोई बॉम्बे से आती थी, बैंगलोर से आती थी, उसका 11,000 का बिल था। मैंने कहा उसको काट दो, आईएमए से मंगा लो, वो जो 400-500 रुपए की होती है वो भी चलती है, जयमाला तो जयमाला होती है लाइक दैट। बट जैसे ही मैं वेन्यू में एंटर करी तो देखूं कार्नेशन और ये और वो, इतनी कमाल की डेकोरेशन, इतना सुंदर वहां पर सब कुछ था कि संजय जी मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों को। और उसके बाद ये था कि फोटोग्राफी के लिए हम प्रेम स्टूडियो आते थे हमारे यहाँ हमेशा हर फंक्शन पे। तो लड़के वालों ने और हमने मिलकर कर लिया था कि एक ही को हम बुक कर लेते हैं ताकि इतना जूम बूम नहीं होगा। तो वो जैसे ही वो जब वहां पर हुआ, मिलनी वगैरह सब हो रही थी, तो वो आया मेरे पास और कहता मैडम जी लड़के वालों ने तो मेरे को पेमेंट कर दी है और आपकी पेमेंट। मैंने उसको देखा, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कितना देना है, तो कहता 50,000। तो मैंने कहा मैं ना एक्चुअल में घर से लाना भूल गई। मैंने उसको तो ये बोला कि मैं घर से लाना भूल गई, एक्चुअल में मेरे पास पैसे ही नहीं थे। और मैंने आसमान को देखा और मैंने कहा हाँ गुरुजी इसको तो मैंने लिस्ट में भी नहीं लिखा, अब ये वाले पैसे कहाँ से आएंगे। और फिर मैंने द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट्स जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इन माय माइंड, मैंने लोगों को देखा तो मैंने कहा इतने तो लोग हैं कि मेरे को इतना सजन तो मिल जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा तुम कल रिसेप्शन पे आ रहे हो ना वहां सिद्धार्थ होटल में, तो मैं आपको वहीं पे आपका पैकेट पकड़ा दूंगी। कहते कोई नहीं, वो तो कोई बात नहीं है, वो तो वी नो यू एंड यू विल गिव अस एंड दैट। तो उनको बहुत पुराने जानते हैं। तो ऐसे जो भी आए बोले कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, इतना टेस्टी खाना है, इतना सब कुछ है। वो गुरुजी ने उस दिन इतनी मेहर बरताई थी संगत जी कि मैंने पैसे जो दिए थे वो मूंगफली के दिए थे और दुनिया सोच रही थी कि वो काजू खा रही है। खाना इतना यम्मी, सब लोग इतनी प्रेज करके जा रहे थे और हम जो फैमिली मेंबर्स पल पल गुरुजी को शुक्राना कर रहे थे कि गुरुजी वाकई ये ब्याह आपने कराया, हमारी तो औकात नहीं थी कि हम इतनी सुंदर शादी कर देते। उसके बाद डोली चली गई। अच्छा,
फिर मेरी बेटी को ये बड़ा शौक था कि वो जो एक्चुअल में डोली वाली डोली होती है, मैं फेरे वाली जगह से गाड़ी तक उसमें जाऊं, और वो पता नहीं कैसे गुरुजी ने कराया, लड़के वालों को पता चल गया, इतनी सुंदर उसकी वो डोली सजी हुई थी। मतलब उसकी हर जो इच्छा थी ना वो पूरी होती गई। और जब डोली चली गई, फिर घर पे आए, फिर कई रिलेटिव जा रहे थे, सबको बाय बाय करा, सब हो गया, और हम थक के जैसे लेटे हुए थे, तो फिर एक संगत की मेरी आंटी आई, मेरी बहुत खास दोस्त। उसको सब कुछ पता था क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे गुरुजी ने मेहर करी है हर पल पे, कैसे कैसे मेरी इज्जत उन्होंने बचाई है हर जगह। तो कहती और आंटी कैसे हुई शादी? मैंने कहा बहुत अच्छी शादी होगी आंटी, आप आए नहीं, आपने देखा नहीं गुरुजी ने कितनी मेहर करी। क्योंकि 2007 में गए थे, तब इतना सोशल मीडिया भी नहीं था, इतना एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बस वो कुछ क्लोज दोस्त ही होते थे जो आपके साथ रहते थे और हर समय रहते थे और उनको सब कुछ पता होता था। तो एनी हाउ वो कहती बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा गुरुजी ने करी सच्ची शादी, हमारी तो बिल्कुल औकात ही नहीं थी। संगत जी, उस आंटी ने मेरे को एक पैकेट दिया और कहते ये मेरे को गुरुजी ने दिया आपको देने के लिए, और उन्होंने मुझे ये बोला कमली ना एक खर्चा भूल गई थी लिखना, ए उन्होंने दे दी। एंड आई हैड टीयर्स इन माई आईज कि हाउ कुड दिस कुड बी हैपन। और जब मैंने वो पैकेट उसके जाने के बाद खोला, उसमें वो पूरे 50,000 थे जो मैंने फोटोग्राफर को शाम को देने थे। तो ये गुरुजी की मेहर हम पर, कि बार बार गुरुजी अंकल को बोलते थे कि तू चिंता ना कर, कुड़ी दा ब्याह था मैं करना, कुड़ी दा ब्याह था मैं करना। और हम ये सोचते रहते थे कि अच्छा हमें ऑर्डर मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब कुछ वो गुरुजी ने कैसे तय किया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स 2008 एंड अभी तो कितने साल हो गए आपको मैं ये सब अपना सत्संग सुना रही हूँ, पर वो पल पल हमने जिया हुआ है, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ वो। और उसके बाद हम मंदिर में जाते रहते थे, और हमको समाधि की जो मॉर्निंग में स्नान वाली सेवा है वो गुरुजी की तरफ से हमें बख्शी हुई थी। तो 2010 की बात है, तब ये कारपेट नहीं होता था समाधि वाले एरिया में, फर्श वो था, मार्बल था, और उस पर हम लोग पोछा लगाते थे। ये एक दूसरा सत्संग आपको अपना सुना रही हूँ। और इसके बीच में वो जो हमारा बिजनेस था वो डूबता जा रहा था, सब कुछ हमारे घर से जाता जा रहा था। और अंकल को गुरुजी बहुत संभाल के रखते थे, बहुत प्यार करते थे, उनके ड्रीम्स में आते थे, उनको बहुत कुछ दिखाते थे, बहुत दर्शन कराते थे, बहुत जगह लेके जाते थे। तो अक्सर हम उनसे पूछते थे कि ठीक है गुरुजी आपके पास आते हैं तो आप गुरुजी से ये पूछो तो सही कि हमारा ये जो इतना नुकसान हो रहा है ये क्यों हो गया, जिसको कहते हैं कि अर्श से फर्श पे हम आ रहे हैं, ये हम क्यों आ रहे हैं एंड ऑल। तो फिर एक दिन गुरुजी ने उनको ये भी बताया था कि हम पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था। तो कहते थे कमलिया तू तो इस दुनिया से रहना ही नहीं सही, जिन्हें ब्लैक मैजिक तो ते किता सी, ते तेरी आंटी ने ते छोटे अंकल ने ते भीख मंगनी थी सड़कों ते खड़े होके, तो इन्ना बुरा हाल होना सी। मैं की किता, मैं सारा दा सारा ना तुहाडे पैसे ते पाता, तुहाडियां जिंदगियां बचा लिया, काम तो तुसी फेर कर लोगे, पैसा तो फेर कमाया जाऊगा। हमने बहुत शुक्राना करा गुरुजी का। और हम जब उस सेवा में जाते थे, हम सुबह समाधि की सेवा में हम पहुंचे, मैं, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड। तो उस दिन हम 3 लोग ही थे सेवा के ऊपर, बाकी लोग नहीं आ पाए थे सम रीजंस। तो जब हम पोछा लगाते थे संगत जी, तो हम बैक जहां पर जो होता है उसके बिल्कुल बैक साइड से पोछा लगाते हुए दोनों तरफ से बाहर को आते थे, ताकि जब पोछा लगने के बाद हम उसके ऊपर हमारा एक भी पैर ना पड़े। तो मेरे हस्बैंड हमें वो पोछे धो धो के निचोड़ के देते थे। झाड़ू नहीं लगता था, एक ब्रूम होता था कपड़े का, उससे हम पहले वो सारा मिट्टी झाड़ते थे और उसके बाद फिर हम रगड़ रगड़ के पोछे लगाते थे। तो मेरी सिस्टर उस साइड से शुरू हुई, मैं इस साइड से, बिल्कुल दोनों अपोजिट साइड से पोछा लगाना शुरू हो गया। उसने वो कड़े पहने हुए थे, तो वो जब पोछा लगाती थी तो वो कड़े का ना वो फर्श पे रगड़ता था तो वो किरकिर आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो मैंने बोला यार ये उतार दे इसको, इसमें लकीरें पड़ जाएंगी, सारा मार्बल ना खराब हो जाए, तो ये उतार दे। तो उसने ये वो कड़े उतारे, उतार के जो खिड़कियां हैं उसमें रखे, और जैसे जैसे हम पोछा लगाते थे हमको आदत पड़ी होती थी, हम ना पर्दे भी खींचते जाते थे ताकि हमें वापस इस समाधि में आना ना पड़े, हम पोछे लगा के एकदम बाहर निकल जाएं। तो उस दिन वो एसी की सर्विस के लोग भी आए हुए थे, वो भी थोड़ा काम कर रहे थे, पर वो लोग बाहर काम कर रहे थे,
हम लोग पोछा लगाते लगाते हम दोनों बहनें दोनों तरफ से बाहर आ गई। बाहर आके हमने पर्दे वर्दे डाउन करे और बाहर बैठे। तो तब ऐसा होता नहीं था कि आप आ नहीं सकते या जा नहीं सकते, 2010 की बात है। तो एक अंकल आए, बैठ गए, हम लोग पुरानी संगत सत्संग शेयर करने लग गए। वो गुलाब जामुन लाए थे, गुलाब जामुन प्रसाद खाया। फिर एक अंकल आए, समोसा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पी। ऐसे बातें बातें करते हुए अपनी बाल्टियां वगैरह उठाई और घर पहुंच गए। जब हम घर पहुंचे तो दीदी को याद आया कि मेरे तो कड़े समाधि में रह गए हैं। मैंने कहा ले अब तो मुश्किल हो गई। और वो तो मैनेजमेंट तो पहले ही हमें बोलती है कि अपनी चीजों को खुद से ध्यान रखना चाहिए। तो खैर मैंने बड़े माली भैया को फोन करा। मैंने कहा माली भैया प्लीज आप किसी को बताना मत, लेकिन ऐसे ऐसे आज ना वो कड़े रह गए हैं वहां पे। तो माली भैया कहते हैं अच्छा मैं जाता हूँ, अगर होंगे तो मैं आपको अभी फोन करता हूँ। फिर वो गए और उन्होंने सारे पर्दे पीछे पीछे करके देखे। तो कहते हैं आंटी आपके कड़े तो वहां मेरे को मिले नहीं कहीं पे भी। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने अपनी दीदी को देखा कि अब ये कैसे रिएक्ट करेगी, कि इसकी चीज तो खो गई। तो तब हम उसने बोला, मतलब द वेरी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ हर वाज कि कोई नहीं, गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा मेरा नुकसान ना छोटे में निकाल दिया। मैंने कहा तू श्योर है, तेरे को फील नहीं हो रहा? कहती तेरे भी तो इतने नुकसान हो रहे हैं, गुरुजी ने बचा ही रखा हुआ ना। कहती होने दे, गुरुजी ने ना कोई मेरा बड़ा बहुत ही बड़ा नुकसान होता होगा जो मेरे ना कड़ों पे निकाल दिया। जान दे, नहीं मिलते रहने दे, तू पूछियो मत। मैंने कहा यार ज्यादा लोगों से पूछा तो फिर वो हमसे कहेंगे कि तुमने संभाला नहीं, तुमने ये नहीं वो नहीं। तो सब लोग यही बोलते हैं कि जितनी भी सेवा पे आंटियां आती हैं अपनी चीजों को जरा संभाल के रखा करे एंड ऑल। तो खैर एनी हाउ हम सारा दिन यही बातें करते रहे, मंदिर की बातें करते रहे। तो फिर मैं उसको 3-4 बार पूछा। मैंने कहा तू तेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा? कहती नहीं हो रहा ना, मेरे को बस यही मन में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान था गुरुजी ने जो मेरा बहुत छोटे पे निकाल दिया। तो ऐसे ही, क्योंकि जब आप बहुत परेशानियों से जा रहे होते हो तो एक दूसरे को सहारा देने के लिए हम गुरुजी की ज्यादा बातें करते हैं, शब्द सुनते हैं। वो टाइम वो वैसे ही निकलता है, ऐसे निकल नहीं सकता। सब पे वो टाइम आता है और वो लंबा स्ट्रेच भी होता है और उसको निकालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही हमने डिनर करा। डिनर करने के बाद हम बैठ गए और हम यूज टू अंकल, क्योंकि अंकल के पास गुरुजी उनके ड्रीम्स में बहुत आते थे, बहुत सारी बातें करते थे और हमको उनकी वो बातें ना बार बार सुनने में आनंद बहुत आता था। तो हमें आदत तो हो गई थी कि हम रात को बेड पे बैठ जाएंगे और उनको कहेंगे अच्छा अब आपको ये अपने ना वो बातें सुनाओ, हमें गुरुजी वाली बातें सुनाओ। तो जैसे ही हमने उनको बोला वो हमें सुनाने लग गए। तो कई बार आप जब ऐसे बेड पे बैठे होते हो तो आप सराहना उठा के अपने लैप पे रख लेते हो। तो संगत जी आप मानेंगे, हमने वो दीदी ने वो सराहना उठाया और अपने लैप पे रखा और कड़े दीदी के वहां पे हमें पाए गए, बेड पे उतारे। हमने समाधि में थे, मिले हमारे घर पे रात को 11 बजे के बाद। हम तीनों इतने जोर से उछले और हमने कहा वाह गुरुजी ये दीदी तो पास हो गई, ये रोई नहीं ना आपको कि मेरा नुकसान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, ये बिल्कुल नहीं रोई। तो आपने ना इसको पास कर दिया। और हम बड़े खुश हुए कि आज तो दीदी तू पास हो गई कि तू रोई नहीं। और गुरुजी ने कहा कि ये तो बच्चा मेरा बड़ा अच्छा है, इसकी चीज वापस कर दो। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा हमारा ये सत्संग है। और इसके बाद आपको संगत जी मैं एक और अपना सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार ऐसे ही मैं मंदिर से आ रही थी घर की तरफ। तो एक अंकल मेरे साथ बैठे और ऐसे ही बातें करने लग गए। और बातों करते करते उन्होंने बोला कि आप किसी ज्वेलर को जानते हो? मैंने कहा क्यों अंकल क्या हो गया? तो बोले नहीं मेरा ऐसे ही एक बड़ा अच्छा सा सॉलिटर है, उसको मैंने रीडू कराना है, पर मेरे को ये वहम है कि मेरा ना वो सॉलिटर चेंज ना कर दें। तो मैंने कहा अंकल इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ, वो आंटी मेरी बहुत अच्छी है, वो आपको ना वो चेंज नहीं करेंगी, बस वो जो रीडू करने का जो भी एक्सपेंस है वो कहते हाँ हाँ वो तो है ही है। खैर नहीं, हाँ वो अंकल गए उनकी दुकान पर, वो दे दिया और वो बन के उन्होंने बना दिया। और मैंने अपने घर में सत्संग रखा और वो भी आंटी आई। तो उन्होंने वो उनको डिलीवर करना था, तो उन्होंने क्या करा कि वो अपने साथ ही ले आई वो रिंग। और जब सत्संग जब सब लोग जाने लगे मेरे घर पे सत्संग होने के बाद, तो वो कहती आंटी ये रिंग ले लो। और मैं उनको बार बार कह रही, मैंने कहा प्लीज आप मुझे अभी मत दो, मैं ना इतना सब कुछ एक टाइम पे हैंडल नहीं कर सकती, मैं इधर उधर रख दूंगी कि मैं ढूंढती रहूंगी। कहती कुछ नहीं होता, तो इसको अभी संभाल ले। तो मैंने क्या करा, वो अंकल ने कुर्ता पहना हुआ था,
कुर्ते की, मेरे हिसाब से कुर्ते की पॉकेट में वो रिंग डाली और चले गए। वो सब लोग चले गए और हमको कुछ आदत, मतलब हमारा मन करता है कि जहाँ हमने गुरुजी का सिंहासन लगा हो, जहाँ पर सत्संग हुआ हो, हम वहीं पे ही रात को सो जाते हैं। तो मैं और अंकल हम वहीं पे सो गए और सुबह उठे, उनका फोन आया कि आपने वो रिंग उनको डिलीवर कर दी। मैंने कहा रिंग आप दे गए थे? कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हो आंटी। मैंने कहा हाँ हाँ दे के तो गए थे। मैं वो रिंग ढूंढना शुरू कर दिया, वो रिंग तो मेरे को मिले ही ना। और मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा यहाँ रखा होगा, वहां रखा होगा। फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना था, ये ऑफिस चले गए। उधर से वो परेशान जो मुझे दे के गई थी, इधर से मैं परेशान, इधर से मेरे हस्बैंड मुझे बार बार फोन कर रहे कि तेरे को मिली मिली मिली, नहीं मिली, रिंग मेरे को मिले ही ना। फिर दूसरा दिन हो गया, 24 घंटे हो गए, दूसरा दिन हुआ तो जब ये हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो मैंने कहा ऐसी मंदिर में बैठी हुई घर में, तो मैं कह रही गुरुजी आपको ना घर ना बहुत स्पिक एंड स्पैन पसंद होता है अपने आप ही। तो गुरुजी मैं ऐसे करती हूँ, मैं ना सारी अलमारियों को पूरा सेट करती हूँ, तो गुरुजी प्लीज आप ना मेरी रिंग मिलवा दो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ आपको पता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं मिलती। मैंने सारा घर, सारी अलमारियों को पूरा सब सामान निकाला, सब वापस जोड़ा कि याद नहीं आ रहा कि मैंने वो रिंग कहाँ रख दी। और बार बार दिमाग में यही आ रहा कि कुर्ते में डाली थी, कुर्ते में डाली थी। बट क्योंकि नेक्स्ट डे हो गया था, वो कुर्ता मैंने वॉशिंग में डाल दिया, वॉशिंग में डाल के सूखने में डाल दिया। फिर रात को मेरे हस्बैंड आए, फिर मैंने कहा कि मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मैंने अपने हस्बैंड को ही बोला, मैंने कहा आप गुरुजी से बोलो, मुझे नहीं पता, मेरे को रिंग ढूंढ के दे, मेरे साथ रिंग मेरे को नहीं, मैं गुरुजी के आगे रोई जाऊं और ये कहूँ गुरुजी बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि मेरी ना चोरी मत्थे लग जानी है। उन्होंने कहना कि ना हाथ तंगा, पता नहीं रिंग बेचती की होया, झूठ बोल दिया की कर दिया। गुरुजी मेरे मत्थे चोरी लग जानी है, तो पता मैं चोर नहीं हूँ, मैंने नहीं करा, आप मेरे को नहीं पता, मेरी ना ये मेरे को रिंग ढूंढ के दो। और रोते 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 मैं कब सो गई मुझे नहीं मालूम। 4 बजे के करीब सुबह मेरे हस्बैंड भगे, जैसे ही उठे तो मेरा फर्स्ट वही था, मैंने कहा गुरुजी बता गए? ये भागे, कहते कुर्ता कहाँ है? मैंने कहा बाहर ना सूख रहा है। तो ये बाहर गए और कुर्ता उठा के लेके आए और उस कुर्ते की जेब में से वो रिंग मिली। आप सोचे, और वो बटर पेपर के अंदर, कि बटर पेपर तो घुल जाना चाहिए ना, अगर वॉशिंग मशीन में वो धुली भी है तो वो तो गल जाना चाहिए, और मशीन अगर वॉशिंग मशीन में चलेगी तो रिंग बाहर आ जाएगी, कपड़े में से बाहर निकलेगी ना, वो निकली नहीं बटर पेपर के अंदर। और मैं अपनी फ्रेंड से यही बहस कर रही कि तूने मेरे को पाउच में नहीं दी, तूने मेरे को ऐसे ही बटर पेपर में पकड़ा दिया, यार रिंग ऐसे कोई देता है, इतनी महंगी चीज कोई देता है। खैर एनी हाउ, मेरे अंकल को गुरुजी ने सपने में आके बोलिया और रिंग उठे पाइये अंकल चखला। ये गए, वहां से इन्होंने वो रिंग उठाई और हमने वो रिंग दी और गुरुजी का बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी हमारी चोरी मते नहीं लगी, हम गुरुजी आपने हमारी इज्जत रख ली। इसके बाद एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी का कि 2019 में जुलाई के महीने में गुरुजी के बर्थडे के बाद 15 जुलाई को मेरे हस्बैंड की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, और उस दिन हमें लग रहा था कि बस अब आज के बाद हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड थिंग्स विल, सब कुछ लाइन ठीक हो जाएगा, सब कुछ पटड़ी पे आ जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और इनको पेन हो रहा था, रात से पेन हो रहा था बाजू के अंदर, और बाम लगा रहे हैं एंड देन फिर अल्प्रेक्स खा ली कि नींद नहीं आ रही तो मैं सो जाऊं, सुबह मेरे को मीटिंग में जाना है। सुबह उठे, नहा लिए, नाश्ता कर लिया, और कहे जा रहे पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो वो मंडे का दिन था, और जिनके पास मीटिंग पे जाना था, जिनके साथ जाना था, उन्होंने मेरे को फोन करा कि चले नहीं क्या अंकल। तो मैंने उनको ना मतलब द ग्रेस ऑफ गुरुजी इट्स लाइक ओनली कि मैंने ना उनको वीडियो भी दिखा दिया कि ये देखो ये अंकल की ना ऐसे पेन हो रहा है। तो वो अंकल को समझ आ गया कि ही इज हैविंग हार्ट प्रॉब्लम। तो कहते हैं आंटी आप ना इनको फटाफट किसी डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया इनको? कहते कुछ नहीं, हमें ऐसे ही लग रहा है कि कुछ गैस्ट्रिक सा है, आप ना इनको नियर बाय ले जाओ, आजकल एक इंजेक्शन आया है, वो इंजेक्शन लगाएंगे और इनकी जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी, फिर हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे।
मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उबर बुक कराई और तब तक मेरी बिल्डिंग में एक और मेरी फ्रेंड है, उसको बुलाया कि अगर कहते हैं अगर सॉब्रिटेट हो अगर आपके पास तो वो इनकी जबान के नीचे रख दो। तो मैंने कहा सॉब्रिटेट क्यों रखो? कहते नहीं वैसे ही टू बी सेफ साइड। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मेरे को 1% कोई डर नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। मेरे को ये है कि मतलब डर नाम की चीज ही नहीं है मेरे अंदर। और मेरी फ्रेंड आई, मैंने उबर बुक कराई, उबर आई। मंडे था, हैवी रश था, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा था। मैं सतबड़ी में रहती हूँ संगत जी। हम गए यहाँ पे कॉर्नर से एक हॉस्पिटल है, आगे से घूम के हॉस्पिटल में मैं पहुंची। वहां गए तो ईसीजी मशीन काम नहीं कर रही, लेकिन वो डॉक्टर को समझ आ गया था कि ही इज हैविंग कार्डियक अरेस्ट, तो इनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। और वो कहते हैं कि आप ना इनको, मैडम जी आप इनको फटाफट ले जाओ, या तो फोर्टिस ले जाओ या मैक्स ले जाओ। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि ये डॉक्टर तो कह रहे हैं कि आपको बड़े हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं या मैक्स ले जाओ या फोर्टिस ले जाओ। तो संगत के ही एक डॉक्टर हैं, वो मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं और वो मेरे को बहुत पुराने जानते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उनसे पूछती हूँ मैं अब क्या करूं करके। तो मैंने उनको फोन करा, मैंने कहा ऐसे ऐसे अंकल की तबीयत खराब है, उनकी ना चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। तो कहते हैं आंटी आप फटाफट उनको लेके ना यहाँ मैक्स आ जाओ, मैं इमरजेंसी में ही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो कहते आप मेरी डॉक्टर से बात कराओ, आप जिस भी हॉस्पिटल में हो। वो डॉक्टर ने उनसे बात करी तो उनको सब कुछ बता दिया होगा, वट एवर इट इज। तो वो कहते कि ठीक है आप इनको भेजो फटाफट। तो फिर वो कह रहे कि आप बाहर ना किसी 3 व्हीलर में बैठ के चले जाओ। तो मैं ना जोर से चिल्लाने लग गई कि क्या अस्पताल है, मेरे को, मैं एक मरीज को लेके आई हूँ, आप मेरे को कह रहे हो 3 व्हीलर में चले जाओ, आप एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाते हो? तो वो डॉक्टर कहने लगा मुझे कि मैडम आपको बात समझ नहीं आ रही है कि आपके पास एम्बुलेंस, इतना बड़ा ट्रैफिक है, एम्बुलेंस आने का टाइम ही नहीं है कि एम्बुलेंस आएगी इनको लेके जाएगी, आप इनको कैसे भी लेके चले जाओ। मैंने कहा पर मैं, मेरी फिर उबर बुक करा के दो मेरे को, मैं 3 व्हीलर में थोड़ी इनको लेके जाऊंगी, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरे को उबर बुक करा के दो। संजय जी उसी समय ना वहां एक लड़का खड़ा था, यंग सा लड़का खड़ा था। उसने मेरे से पूछा, कहता आंटी क्या हो गया? मैंने कहा बच्चे ये देख, हम बूढ़े लोग हैं, अंकल है मेरे साथ, साथ में मेरी ये मेड है, ये मेरे को बोल रहे हैं कि 3 व्हीलर में ले जाओ, इतनी तकलीफ में, बता मैं इनको कैसे 3 व्हीलर में लेके जाऊं? तो कहता आप डरो नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ ना, आप चलो मैं चलता हूँ आपको लेके। उसने अंकल को संभाला, बाहर निकली, मैं उबर उबर कर रही थी, उसकी फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसने उस पर बिठाया अंकल को। और उसने इतनी तेज, वो लोकल था यहीं का, और इतनी तेज गाड़ी चलाई कि कोई एम्बुलेंस क्या चलाएगा। और मैं कह रही तू तेरे को सारे रास्ते पता, जैसे मोटरसाइकिल वाले जाते हैं ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े होके होके गलियों गलियों में से निकलते। कहता आंटी हाँ। और उसने मुझे इतना बातों में उलझा के रखा कि मेरे पापा को भी ऐसे हुआ था, आप घबराओ नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, आपका बेटा कहाँ है? मैंने कहा बेटा मेरा नोएडा ऑफिस में है। मैंने अपने बेटे को भी कनेक्ट कर रही थी कि मैं पापा को लेके जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। फिर मैंने वहां से उसको बोला कि बच्चे तू आ जा, मैं मैक्स पहुंच रही हूँ, ये कह रहे हैं कि मैक्स लेके जाओ, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है। तो वो अपने ऑफिस से वहां पे चल पड़ा उस समय। और जैसे ही मैं मैक्स में पहुंची, विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, यू नो, वो जो डॉक्टर अंकल है उन्होंने सब तैयारी करके रखी हुई थी। फटाफट इनको, जैसे आप पिक्चर्स में देखते होगे, फटाफट स्ट्रेचर पे डाला और ले गए अंदर। और वो नाम पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने इनकी ईसीजी वगैरह करी तो वो कहता आंटी अंकल को हार्ट अटैक आया हुआ है, और ये अभी का नहीं, ये बहुत देर का आया हुआ है। तो मैंने कहा फिर बच्चे? तो कहता कि एंजियोग्राफी होगी इनकी। मैंने कहा बेटा पर हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं है, तो तू मेरे को भेज दे वहां एम्स में भेज दे, नहीं तो सब्सिडाइज में भेज दे। कहता अंकल आंटी कैसे बातें कर रहे हो आप, आपको अंकल प्यारे हैं या इस समय? मैंने कहा बच्चे पर पैसे तो लगेंगे ना यहाँ पे। कहता कुछ नहीं, गुरुजी सब अपने आप करेंगे, आप चिंता मत करो, अंकल तो गुरुजी के इतने प्यारे हैं, इनको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आप सोचो संगत जी, वो जो लड़का मुझे वहां पे लेके गया, इमरजेंसी में मेरे साथ खड़ा, और मेरे को कह रहा अपनी लैंग्वेज में, जाट भाषा में बोल रहा, आप ना बिल्कुल घबराए ना आंटी, जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, तेरा बेटा आएगा मैं तब हिलूंगा नहीं यहाँ से। मैं उसको देखे जा रही, मैं कह रही अच्छा अच्छा थैंक यू बच्चे थैंक यू। फिर कहता ये यूं ना मानेंगे, ये तेरे से अभी पैसे मांगेंगे, तू चिंता ना करियो, 40,000 मेरी जेब में है, मैं अभी जमा करा दूंगा।
और मेरे को उस बंदे का नाम नहीं पता, और वो बंदा मेरे को कह रहा है कि 40,000 मैं अभी जमा करा दूंगा। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं मेरा बेटा आ जाएगा, चिंता मत कर। हाँ हाँ आंटी मैं कह रही हूँ ना, जब तक तेरा बेटा नहीं आएगा मैं निकलूंगा नहीं यहाँ से। और जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे लिफ्टों को, डॉक्टर वो जो जिनको मैंने फोन कर रखा था उन्होंने फटाफट वो लिफ्टें रुकाई, इनको फटाफट सीधा आईसीयू वार्ड में लेके गए। वहां पे जाके इनका जब तक मेरा बेटा पहुंचा तो एंजियोग्राफी हो चुकी थी, और उन्होंने बोल दिया था कि 3 वेन्स इनकी ब्लॉक है। और वो जो डॉक्टर है मनीष मेहता, वो मेरे को कह रहे हैं आंटी अंकल को तो गुरुजी ने बचा के रखा हुआ है, इनको रात से हार्ट अटैक आया हुआ है, रात से, और उस पे इन्होंने एल्प्रेक्स भी खाई हुई है। आप सोचो कि गुरुजी ने इनको कितना बचा के यहाँ पे लेके आए। फिर मेरे अंकल का वहां पर एंजियोग्राफी हुई, फिर वो स्टंट डले उनको वहां पे 2, और कहते ये अभी आपको बोलेंगे कि इनकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी। आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए नहीं मानना, क्योंकि उसके बाद ये फिर अंकल को हो सकता है वेंटिलेटर्स पे डालना पड़े, फिर हो सकता है आपको 10-12 दिन लग जाए, आपका बहुत खर्चा हो जाएगा। आप कहना नहीं हम ओपन हार्ट नहीं करेंगे, आप स्टंट डाल दो। वही हुआ। डॉक्टर जो बाहर आए वो कहते हैं ही नीड्स ओपन हार्ट सर्जरी। तो हमने बोला नहीं नहीं हम नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। और कहते फिर ठीक है, फिर इट्स योर रिस्क, हम स्टंट डालते हैं। तो फिर उन्होंने स्टंट डाले, और मेरा बेटा आया। फिर उसने बोला, मैंने बोला कि बच्चे मेरा बेटा आ गया, अब ये देखेगा सब कुछ। मेरे बेटे को अपना नंबर देके के गया कि कोई भी कभी भी जरूरत हो, कितने भी पैसे चाहिए हो तो मुझको फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। इट्स लाइक दैट कि मुझे लगता है कि वो गुरुजी ने पहले ही उसको उस हॉस्पिटल में खड़ा किया हुआ था कि अभी ये आएगी उनको लेके और उसको तूने अस्पताल पहुंचाना है। कि एम्बुलेंस क्या गाड़ी चलती होगी जो उस बच्चे ने उस दिन वो गाड़ी को चलाया था, इतनी स्पीड पे लेके गया था वहां पर, मैक्स हॉस्पिटल पहुंचाया उस बच्चे ने। उसके बाद फिर मेरे अंकल आईसीयू में रहे। नेचुरली आईसीयू में जाना था वार्ड के अंदर, फिर वार्ड में शिफ्ट होना था। फिर मैं रात को गई जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वहां जाकर मैंने कहा कि एक्चुअल में फैक्ट यही है कि हमारे पास कोई सीजीएचएस कार्ड नहीं है, कोई एसआई नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ हमको कैश ही डिपॉजिट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि तो विद ग्रेस ऑफ गुरुजी मैंने उनको बोला कि आप ना मुझे वो वाला रूम दो जिसमें 4 लोग होते हैं, क्योंकि वो वाला रूम सबसे लेट आपको मिलता है। सिंगल रूम जल्दी मिल जाते हैं, डबल रूम भी जल्दी मिल जाते हैं। जो एक ही रूम में जिसमें 4 पेशेंट होते हैं वो सबसे उसकी वेटिंग सबसे ज्यादा चलती है। तो मैंने कहा ठीक है मुझको यही वाला रूम चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि जब तक वो रूम नहीं होगा मेरे हस्बैंड आईसीयू में ही रहेंगे, पर मेरे पास जो चार्जेस हैं वो वाले लगेंगे, आईसीयू के नहीं लगेंगे। तो दिस इज हाउ गुरुजी मैनेजेस माय लाइफ। कम से कम पैसे में सबसे बढ़िया काम करा देते हैं। मेरे अंकल को गुरुजी ने ठीक करा और आईसीयू से ही वो डिस्चार्ज होके आ गए, क्योंकि वो रूम मिला नहीं, और वो वहीं पे बिल्कुल ठीक होके 2 दिन बाद हॉस्पिटल से उनको वहां से छुट्टी मिली और मेरे अंकल घर पे आए। और वो जो अंकल थे, मेहता अंकल जो होते हैं, वो जब गुरुजी का बर्थडे था तब भी वो सेवा पे होते हैं, बड़े मंदिर के अंदर एम्बुलेंस के साथ वो सेवा पे होते हैं। 15 तारीख को वो ड्यूटी पे थे, 16 तारीख को फिर गुरु पूर्णिमा थी, वो फिर अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ वो 15 तारीख को ही ड्यूटी पे थे। और उसी दिन अंकल की, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई और उसी दिन गुरुजी वो थे। और संगत जी, ऐसे गुरुजी आपके हर पल आपके साथ हैं। चोला जरूर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो पल पल आपके साथ हैं। वो विश्वास, वो आस्था आप उनके चरणों में रखो। मुश्किल समय तो आता है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल समय नहीं आता, लेकिन उस मुश्किल समय में इंस्टेड ऑफ ये सेइंग ना कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये कहना चाहिए कि बस ठीक है आप हमारे साथ हो तो हमें बेयरिंग पावर दो, क्योंकि आप हमारे साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल समय भी निकल जाएगा। तो संगत जी, ऐसे हम गुरुजी से जुड़े और गुरुजी ने हमें मतलब ये है कि थाम के भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। वो सब कुछ नहीं रहा जो हमारे पास था, लेकिन आज वो गुरुजी का इतना प्यार और इतनी आस्था हमें गुरुजी ने ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी
हम गुरुजी के चरणों से जुड़े हुए हैं, गुरुजी ने अपने चरणों में रखा हुआ है और गुरुजी हैं तो हम हैं। और गुरुजी ये तो बोलते ही थे कि हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अपने पे ऑफ तो करना ही पड़ता है। और गुरुजी कहते हैं मैं अपनी संगत का 90% वो उठाते हैं, हम सिर्फ 10% उठाते हैं, उसमें भी हमको इतनी मुश्किल लगती है कि कितना मुश्किल टाइम है जो हमें काटना पड़ रहा है। तो संगत जी, ये कुछ सत्संग थे जो मुझे अभी याद आए और मैंने आप सबके साथ शेयर करे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, आपने मेरे को सुना। और मंदिर से ही मैं सबको नमस्कार करती हूँ। आज मैंने पहली बार ये सत्संग शेयर करे है, कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। जय गुरु जी।